क्लास 8 में, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक्स चलते हैं, सभी स्कूल में जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, तो ये एक मिक्सअप जो होगा डाटा क्रिएट किया गया है, ठीक ना। और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है ना कि आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। बाकी हाई क्लासेज में हम लोग क्या होते हैं ना कि हम एक ही बुक तक लिमिटेड हो जाते हैं, हम सिर्फ एक ही बुक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एक बुक तक लिमिटेड नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि आप बहुत सारे बुक को पढ़ सकते हो। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और कोई नीड नहीं है कि आप चैप्टर का नाम लिखो, बस आप हिस्ट्री के इंसिडेंट को याद करते चले जाइए, चैप्टर आपका ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। आपने एनोटेशन शुरू कर दिया है सभी स्टूडेंट्स ने? तो ठीक, अब हम लोग बिगिन करते हैं चैप्टर। ऑलराइट, ठीक ना। देखिए, अब यहाँ से आप लोग नोट डाउन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसके बारे में। तो यहाँ पे जो सामने आपको एक फिगर दिख रहा है, ये पर्सन है जेम्स मिल, ठीक ना। ये पर्सन है जेम्स मिल। अमृत, आवाज आ रही है आपको मेरी? अमृत को मेरी वॉइस क्लियर है? अमृत दीर्घ, शुभम दीर्घ, शुभम कुमार, जो भी आपको पूछना है आप चैट सेक्शन में पूछिए। तो देखिए, हमारे सामने है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक बुक लिखा था, वो बुक था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नहीं, पीडीएफ नहीं सेंड होगा आपको, पीडीएफ सेंड भी होगा फिर भी आप क्लास में इसको नोट करते जाओगे, ठीक ना। तो जेम्स मिल ने लिखा था एक बुक जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑलराइट, ठीक ना। अब ये थे कौन? तो ये स्कॉटलैंड के थे, अभी कुछ नहीं नोट करना है, ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक। और इस पर्सन ने इंडिया की हिस्ट्री को लिखी, इंडिया को एक इंडिया की हिस्ट्री को अपने तरीके से उसने लिखना शुरू किया, ठीक ना। और ऐसे टाइम पे वो क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं ईईआईसी। ईईआईसी यानी कि अंग्रेज जो इंग्लिश आए थे, तो इंग्लिश हमारे कंट्री में एक बिजनेस करने के लिए आए थे। उनका मेन मोटिव था कि हमारे कंट्री में आएंगे और बिजनेस जो होगा वो करेंगे, ठीक है। वो हमारे कंट्री में अगर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक ना। तो वैसे ही करने के लिए एक कंपनी आई थी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारी कंपनीज आई थी, उनमें से एक ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंट्री के अंदर अपना पूरा का पूरा पावर जो होगा वो जमा लेती है, ठीक है। अपना पूरा का पूरा पावर वो एक्सटेंड करती है, और पूरा एक्सटेंड करने के बाद क्या होता है कि वो कंट्री पे रूल करना शुरू कर देती है, ठीक ना। जो अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करते थे, वो अंग्रेज क्यों रूल करना शुरू किए? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दी, ठीक ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर बहुत ही दमनात्मक एक होगा, ठीक, बहुत ही क्रुअल्टी के साथ, ब्रुटलिटी के साथ वो हमारे ऊपर जो होगा रूल करना शुरू किया। तो इसके अगेंस्ट थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने लिखा कि ब्रिटेन जो होगा इस तरीके से, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे इस तरीके से रूल नहीं करना चाहिए। किसके ऊपर? तो इंडिया के ऊपर। उसको अपने रूलिंग में कुछ चेंज करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने पॉपुलराइज किया, उन्होंने पॉपुलराइज किया ये आइडिया, लोगों को ये बताना शुरू किया। अपने बुक में उन्होंने लिखा है कि इंडिया में अगर कुछ अच्छा हुआ है, इंडिया अगर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अगर नहीं होते तो वो इंडिया में आगे नहीं बढ़ पाते, इंडियंस आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। इंडिया का कोई फेट नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि बिफोर ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड के पहले जो इंडिया था, वो इंडिया एक अनसिविलाइज्ड पर्सन का कंट्री था, ठीक ना। और ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया था, यहाँ पे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं था, कोई भी प्रोग्रेस होने वाला नहीं था। यहाँ पे सभी के सभी लोग जो होंगे, सभी के सभी लोग जो होंगे, इनकी जो मेंटेलिटी थी, ये मेंटेलिटी पुराने जमाने की थी, ठीक ना। वो लोग कंट्री को डिवाइड करते थे पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी सभ्यता जो आपके वेस्टर्न कल्चर होगा उसको लोग मॉडर्न मानते थे, और वहीं पे जो ईस्टर्न कल्चर है यानी कि जो इंडियंस है
ठीक है, उन्हें वो मानते थे कि ये लोग जो होंगे वो वेल डेवलप्ड नहीं है। ऑलराइट, समझ में आया आप सबको? तो जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जिसने एक बुक लिखा, बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, हाँ, सागर, आपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डालिए, एंड शुभम कुमार। इकोनॉमिस्ट का मतलब ये होता है वैसे लोग जो कि कंट्री के लिए, कंट्री के इकोनॉमी, जैसे कि हमारे यहाँ पैसा कहाँ से आता है, इकोनॉमी का डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया था वेल्थ का, ठीक ना? तो पैसा कैसे आएगा, वेल्थ कैसे जनरेट होगा, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक ना? तो वो पर्सन जो होगा वो इकोनॉमिस्ट होता है। जैसे हमारे कंट्री में मनमोहन सिंह जो है हमारे फॉर्मर पीएम, ये हमारे इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जेम्स मिल जो है एक पर्सन है, इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि जेम्स मिल थे कौन। तो जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, लिखा हुआ है आपके सामने। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद रखना है आप लोग को, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना, ये आपको जो दिख रहा है EEIC, ई फॉर इंग्लिश, फिर अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ, ठीक ना? तो जिस तरीके से वो हमारे ऊपर रूल कर रही थी उसको क्रिटिसाइज करते थे, ये सही तरीका नहीं था रूल करने का। लेकिन साथ साथ ये इस चीज को भी पॉपुलराइज कर रहे थे, इस चीज को भी लोगों को बता रहे थे कि इंडिया वाले जो हैं वो अनसिविलाइज्ड पर्सन है। अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य लोग हैं, इन्हें सही से रहने नहीं आता, इन्हें सही से जो होगा इनकी सोसाइटी वेल मेंटेन नहीं है, ठीक है, ये बैकवर्ड है। और इन्हें फॉरवर्ड कौन करने वाला है? तो फॉरवर्ड करने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी। एम आई क्लियर? अब सभी को समझ में आ गया? हाँ, अब आपको नोट क्या करना है? तो नोट करना है जो जो आपको रिटर्न दिख रहा है, पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है सभी को, ठीक ना? तो जो भी रिटर्न एस्टिमेट देख रहा है, जेम्स मिल, बुक का नाम क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक ना? कौन है? तो स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं। और ठीक है, हाँ, अनुपमा ने कर लिया। क्रिटिसाइज का मतलब उसके बारे में कमेंट करना, अच्छा कमेंट नहीं, बुरा कमेंट, ठीक है? जैसे कि होता है ना, हाँ, हिस्ट्री की कॉपी में लिखते चलिए, और हिस्ट्री में कोई चैप्टर हमको डालने की जरूरत नहीं है, आप सभी पढ़ते चले जाएंगे और फिर मैं क्वेश्चन देते चला जाऊंगा, और साथ ही साथ आपके हिस्ट्री का जो बुक है उसके क्वेश्चन से आप खुद करते जाओगे। ऑलराइट, ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब ये जेम्स मिल को हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा था, ठीक? उस क्लास में हमें मालूम चला था क्या कि उसमें हमें मालूम ये चला था कि हिस्ट्री में डेट्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री में सिर्फ डेट याद कर लेना है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं कि हाँ, इस टाइम से इस टाइम की हिस्ट्री को हम किसी और नाम से जानेंगे, ठीक, उस टाइम से दूसरे टाइम की हिस्ट्री को हम किसी और तरीके जानेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था हिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो अटेम्प्ट करने वाले पर्सन यही थे, जेम्स मिल, ठीक ना? जेम्स मिल ने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, जिस अटेम्प्ट में उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिस्ट्री को प्रोडाइज किया। तो उन्होंने कब प्रोडाइज किया है? तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है इन 1817, ठीक ना? उन्होंने पीरियडाइज कब किया, उन्होंने हिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट कब किया? तो ईयर था 1817, ठीक है? और ये जब 1817 में पीरियडाइज करते हैं, नो, पहले हमको समझा लेने दीजिए, उसके बाद आप उसको नोट डाउन करना शुरू करेंगे, ठीक? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके बाद जो होगा, जब आप समझ जाएंगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे रिलेटेड, उसके बाद आप कोई भी नोट डाउन करना शुरू करेंगे। सॉरी अमृत, आप बहुत लेट हो, अब आप जो होगा इसके रिकॉर्डेड वीडियो देखकर वहां से नोट डाउन करना। ओके, क्लासेस को हम इतना बैक नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन। ओके, तो 1817 में जो है मिस्टर जेम्स मिल, इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया हिस्ट्री के पीरियड को, ठीक?
और इन्होंने जब हिस्ट्री के पीरियड को डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में कहा हिंदू पीरियड, दूसरे पार्ट को उन्होंने कहा मुस्लिम पीरियड और तीसरे पार्ट को उन्होंने कहा ब्रिटिश पीरियड। 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक ना। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कंट्री के अंदर हिंदू राजा थे, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ रूलर, हिंदू राजा, उनका धर्म जो था उसके बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि वो हिंदू पीरियड था। बाद में क्योंकि मुगल्स आए तो उन्होंने कहा कि ये मुगल पीरियड जो होगा वो मुस्लिमों का था, तो ये मुस्लिम पीरियड है। और फिर उसने थर्ड पीरियड जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उसने कहा कि ब्रिटिश पीरियड। लेकिन उनका ये लिखना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्यों? क्योंकि ये कॉमनल हो गया। कॉमनल का मतलब होता है क्या कि दो जातियों के बीच में विभेद कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन कर देना, उनको बांट देना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक ना। जैसे रिलीजन होता है, हमारे यहाँ धर्म होता है, तो हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच में आप सेपरेट कर रहे हो कि हिंदू के कुछ हिंदू के लोग कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कॉमनल वे ऑफ राइटिंग को कहा गया और इसको लोग जो होगा मानने से इनकार कर दिए कि हम आपके हिस्ट्री को पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक ना। तो लोगों ने इसको इग्नोर किया क्योंकि ये कॉमनल वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री था। ये प्रोसेस जो था इट वाज अ कॉमनल वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। अब ये चीजें भी कही गई कि आप अगर धर्म के आधार पर बांट रहे हो तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल ये देखना जरूरी है कि हिंदू टाइम पे, जिस टाइम पे आप हिंदू पीरियड कर रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजा नहीं थे। जैसे आप नाम सुने होंगे, अशोका का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उस समय हिंदू रूलर्स ही नहीं थे, उस समय बहुत सारे जैन रूलर भी थे, बहुत सारे बुद्धिस्ट रूलर भी थे जो कि हिंदू पीरियड के टाइम पे काम करते हैं। और उसी तरीके से जब आप कह रहे हो कि मुस्लिम पीरियड है तो मुस्लिम पीरियड के टाइम पे भी बहुत सारे हिंदू रूलर रूल कर रहे हैं। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये उनका पार्टीशन करना जो होगा, बिल्कुल महाराणा प्रताप थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी लोगों ने जो बाकी हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और उन्होंने इनकी बातें नहीं मानी, ठीक। अब वो करना क्या है कि आपको जो दिख रहा है सामने विजिबल हो रहा है, उसमें जो बोल्ड कलर्स में लिखे हुए हैं, बोल्ड में लिखा हुआ है और कलर चेंज है उसका, येलोइश कलर पे है, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। और जिसको मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, जिसको वीडियो क्लियर नहीं है, वो एक बार दोबारा रिज्वाइन करें, ठीक। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को क्लियर है, बाकी सभी को क्लियर है मेरी वॉइस? आदित्य बोलिए। इसके पहले भी कुछ लिखवाए हैं क्या? इसके पहले भी कुछ लिखने के लिए दिए थे सर इसी क्लास में? आज की क्लास में? यस सर। आज क्लास में बस बाबू एक स्लाइड हुआ है, ये दूसरा स्लाइड है। यस, थैंक यू सर। यस गोलू यादव। सर बोल रहे हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन पे नहीं लिखना है, हिस्ट्री का कॉपी में लिखना है। क्या सर इसके पहले वाला क्वेश्चन पे नहीं लिखना है जो आप पहले लिखवाए थे? उसी कॉपी में लिखना है, वो हिस्ट्री की कॉपी है ना, यस सर। उसी कॉपी में लिखना है आपको। ओके सर, यही पूछना था। उज्जवल सागर। सर एक बार और बता दीजिएगा। आप क्लास में रहते हो, आपको आप दूसरी बार वही चीज सर यहाँ से एक बार बता दीजिए तो कॉम्युनल वे ऑफ लुकिंग। ठीक बता रहे हैं आपको, लेकिन आप क्लास में थोड़ा कंसंट्रेट किया करें, ओके। मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ। आदित्य कुमार यादव। सर जो सर पहले जो लिखवाए थे सर वो एक बार फिर से सर रिपीट कर दीजिए सर। सर नहीं लिखे हैं सर। आप फर्स्ट क्लास के वीडियो देखे हो? फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हो कि आज की बात कर रहे हो? सर आज जो लिखवाया गया था सर पहले। आप लेट से ज्वाइन किए हैं? यस सर। ठीक है, फर्स्ट पेज की स्लाइड पे हम फिर जा रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करें। तब तक उज्जवल कंसंट्रेट कीजिए आप। और सभी कॉल आ रहा?
सभी स्टूडेंट जो होंगे वो टाइम से जो होगा क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट पेज यही है, यही स्लाइड है। उज्जवल तो ज्वाइन कर रहा है ना सर, उसको पहले वीडियो देखिए, जिसका डाउट है ना उसको पहले लास्ट में 10 मिनट मिलेगा, जिसको पूछना लास्ट में 10 मिनट, अभी आप कंटिन्यू करके वीडियो में लैग होता है। चलिए देखिए उज्जवल समझिए, कॉमनल वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, इसका मतलब ये होता है कि जाति के आधार पे हिस्ट्री को बांट दिया गया, ठीक ना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर हिस्ट्री को बांटा गया। यहाँ पे उसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा है ना, तो उसने धर्म के आधार पर बांट दिया। किसने किसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले पर्सन जो है वो है जेम्स मिल, ठीक। तो उनका ये जो बांटना था, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका गलत था, ऐसा लोगों ने कहा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा है कि ये हिंदू का टाइम है, तो इस टाइम पे बहुत सारे जैन धर्म मानने वाले भी लोग थे, बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले भी थे। तो ऐसा नहीं कर सकता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म वाले लोग ही थे, ठीक ना। और उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जब वो आपने कहा है कि मुस्लिम जो होगा पीरियड होगा, तो मुस्लिम पीरियड के टाइम पे बहुत सारे हिंदू धर्म वाले लोग रूलर भी रूल कर रहे थे, ठीक ना। ओके, और जिसने भी अभी फर्स्ट स्लाइड नहीं लिखा है, आप वीडियोस का वेट कीजिए, वीडियोस के थ्रू जो होगा आप फर्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे और क्लास को आप टाइम से ज्वाइन करें, ठीक। आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो अब ये जो पीरियडाइजेशन है, अभी इसको ध्यान रखना है, अभी उसी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। किसके ऊपर? तो ये जो पीरियडाइजेशन था ब्रिटिश कॉलोनियल, जो जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन था, जेम्स मिल ने इसको बांटा था, उसके आधार पे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पीरियड को ना बहुत ही गंदी तरीके से उसको शो किया है, बहुत ही उसे बताया है कि ये जो तरीका था, ये तरीका सही था रूल करने का, ठीक ना। किसने? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने कहा है कि जो हिंदू और मुस्लिम राज्य कर रहे थे कंट्री के ऊपर, उनका जो टाइम था वो बहुत ही गंदा था। फर्स्ट उन्होंने कहा कि डार्क पीरियड, यानी कि अंधेरे में था, ठीक। वहां पे प्रोग्रेस का कोई चीज ही नहीं दिख रहा था, वहां पे प्रोग्रेस बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि वायलेंट था। उन्होंने बताया कि फर्स्टली जो हिंदू और मुस्लिम पीरियड था, वहां पे जो किंग थे, रूलर थे, वो लड़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो किसी ना किसी से युद्ध कर रहे हैं, कभी इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक ना। तो उन्होंने इस पीरियड को एक बिल्कुल अलग तरीके से दिखाना शुरू किया, और साथ ही साथ कहा कि ये जो पीरियड था ये अनसिविलाइज्ड पीरियड था। यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, यहाँ के जो पर्सन थे, दे वेर अनसिविलाइज्ड। उन्हें रहने का तरीका पता नहीं था, उन्हें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो पता नहीं था, ठीक। उन्हें जब तक कोड़े ना मारे जाए, उन्हें जब तक पीटा ना जाए, उन्हें जब तक डांटा नहीं जाए, तब तक वो सही रास्ते पर नहीं आ सकते हैं, ठीक ना। उसने कंपेयर किया इंडियन पर्सन को विद द एनिमल्स बना दिया उन्हें, कि एनिमल्स जैसे होते हैं, जिस तरीके से एनिमल्स को बिना आप पीटे हुए उससे कोई सही काम नहीं करवा सकते हो, ठीक ना। तो वैसा ही इंडियंस थे। और इंडियंस का जो प्रोग्रेस हुआ है, इंडिया अगर प्रोग्रेस की तरफ गया है, तो वो प्रोग्रेस की तरफ गया है किस टाइम पे? तो ओनली एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड मिल के ओपिनियन में, मिल के हिसाब से, मिल के सोच के अनुसार, कि ब्रिटिश का आना था कि इंडिया जो था वो मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया, ठीक है। और मिल ये बात भूल गए कि इंडिया जो था वो इंडिया इनसे आगे काफी अधिक प्रोग्रेस किया था। आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हुए हैं, बहुत सारे वैसे लोग थे जो कि इंडिया से जो होगा ना, इंडिया की तरफ आकर्षित होते थे, अट्रैक्ट होते थे, बिकॉज इंडिया जो था, एक तो सुने होंगे आप लोग कि सोने की खान थी इंडिया। आप लोग सुनते हो ना, इंडिया सोने की चिड़िया है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी इतना अधिक था, यहाँ पे लोग कोई भी वर्क करेंगे तो उसके बदले में गोल्ड का लेन देन होता था, सोने से। और हमारी कंट्री में गोल्ड जो होगा बहुत इनफ अमाउंट में प्रेजेंट था हमारे कंट्री में, जहाँ पे लोग, रशिया में बहुत सारे लोगों ने कहना किया, रशिया के इकोनॉमिक्स जो थे, वहां पे जो सभी नोट डाउन करना है, अभी रुक जाइए, आप सबको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे बाग में मोर है, मोर समझ रहे हैं, पिकॉक, ठीक। ये इंडिया में जो प्रेजेंट है, तो इंडिया की प्रोस्पेरिटी को शो कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि इंडिया से प्रोस्पेरस कंट्री कोई हो ही नहीं सकता है,
वो सबके सब इंडिया की तरफ बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जेम्स मिल का कहना है कि इंडिया बहुत ही बुरी कंट्री थी, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लोग जो होगा वो श्राप पे, अंधविश्वास पे, इस पे वो अपना मत रखते थे, अपनी वैल्यू रखते थे, ठीक ना। वो बिल्कुल भी साइंस एंड थ्योरी उसको वो नेग्लेक्ट करते थे, साइंस और थ्योरी को नेग्लेक्ट करते थे, साइंस और थ्योरी को बिल्कुल मानते नहीं थे, ठीक ना। तो ये मिल का ओपिनियन है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इंडिया काफी अधिक प्रोस्पेरस कंट्री था, इंडिया काफी प्रोग्रेसिव कंट्री था। यहाँ पे ऐसे ऐसे राजा हुए थे जिनके सामने जो बाकी अदर कंट्रीज के रूलर हुए हैं, उनके किंग्स हुए हैं, वो इनके सामने आकर हार चुके हैं। आप नाम सुने होंगे अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम लोग कहते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड जीतने के सपना लेकर आया था, लेकिन इंडिया में आया तो इंडिया में हार गया, ठीक है। मुस्लिम रूलर के बारे में आप लोग सुने होंगे, मुस्लिम रूलर जो आते हैं तो वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके, इंडिया के पैसे को लूट कर जा सके, और ब्रिटिशर्स भी इसी कारण से आते हैं। वो इंडिया में आते हैं तो बिजनेस करने के लिए, लेकिन देखते हैं कि इंडिया से प्रोस्पेरस कंट्री में मिलेगा नहीं, और वो इंडिया को धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो मिल्स का ये जो ओपिनियन है वो बिल्कुल गलत था, इसको ओवरलुक कर दिया गया, ये गलत ओपिनियन था, ये सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक ना। अब आपके सामने जो भी दिख रहा है ऑन योर स्क्रीन, आप उसे नोट डाउन करेंगे, ओके। आप इसे नोट करें, नोट करने के बाद मुझे डन का मैसेज करें। हाँ बिल्कुल अक्रम, क्या नाम है आपका? आवर वैदिक कल्चर और बेस्ड ऑन साइंस, बिल्कुल सही है, डन, ऑलराइट। हाँ जी, इसे नोट डाउन कीजिए। सभी नोट करना है आपको, सभी नोट करना है। और सभी क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट होंगे, क्योंकि क्लास खत्म होने के पहले मैं आपसे जितना भी पढ़ा हुआ सबका आउटपुट भी लूंगा। आप सभी को बताना भी है, समझाना भी है मुझे। डन, ओके, आगे मूव करते हैं। मुस्कान, आप अपने आप को रिनेम कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो देखिए, जेम्स मिल ने कहा कि 3 पीरियड थे। 3 पीरियड कौन कौन से पीरियड थे एज पर जेम्स मिल, मुझे बताएंगे आप लोग? एज पर जेम्स मिल जो 3 पीरियड थे, वो 3 पीरियड कौन कौन थे? पूर्णिमा ने कहा हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, वेरी गुड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यही थे जेम्स मिल के, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। बट अब हम लोग समझते हैं कि हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन था क्या। तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने अभी के जो है पीरियड है, ठीक है। एक चौथा पार्ट भी आ गया है, ठीक है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पीरियड जो तुमको तुम्हारे बुक में पढ़ना है, वो 3 ही पीरियड आपको मिलेगा। एक पीरियड है एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड यानी कि स्टार्टिंग से लेकर, मुस्कान अगर आप अपने आप को रिनेम नहीं कर रहे हो तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। आप अनीश हो ना, आप अपने आप को रिनेम करके फिर दोबारा क्लास में ज्वाइन कीजिए।
ओके, तो समझते हैं जो 3 पीरियड हमारे पास अवेलेबल है, वो 3 पीरियड हैं आपके, एंशिएंट, दूसरा है मेडिएवल और तीसरा है मॉडर्न। ठीक ना? एंशिएंट पीरियड कब से कब तक है? तो स्टार्टिंग से लेकर अर्लीस्ट से शुरू करें, जहां से कुछ पता नहीं है, वहां से लेकर 7th सेंचुरी तक, स्टार्टिंग से लेकर 7th सेंचुरी तक का जो पीरियड होगा उसे हम लोग एंशिएंट पीरियड कहते हैं। ठीक है? उसके बाद 7th पीरियड के खत्म होने से, यानी कि 8th पीरियड के बिगिनिंग से लेकर 18th पीरियड तक, याद रखिएगा 8 to 18th, ठीक ना? 8 to 18th जो टाइम होता है दैट इज नोन एज मेडिएवल पीरियड। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियड, दैट इज फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी। ठीक, मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ जो अभी हम लोग का टाइम है, जिस टाइम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक, जो आपकी हिस्ट्री होगी, जो आपके बाद की हिस्ट्री होगी कुछ समय बाद तक, तो उसको हम लोग एक और पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, दैट वन इज नोन एज कंटेम्पररी पीरियड। ठीक ना? आपको बस 3 याद रखना है, फॉर एग्जांपल आपको अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, ठीक, आपको बस 3 याद रखना है कि देयर आर 3 पीरियड्स दैट आर एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। ठीक, अगर आप कंटेम्पररी लिखते हो तो बिल्कुल आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक, लेकिन 3 पीरियड जो होंगे आपको बिल्कुल लिखना ही लिखना है। आप चारों लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन 3 भी लिख दोगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑलराइट, अब देखो इस चीज को भी बहुत सारे लोग, यहाँ पे जो ब्लू मार्क में लिखा हुआ है, अब उसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, आप इसे नोट बिना किए हुए भी काम कर सकते हो। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी लोगों ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो भी गलत है, ठीक ना, क्योंकि ये हमारे इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं। ठीक, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इस कॉन्सेप्ट को माने, उन्होंने इसे इग्नोर किया कि ये कोई जरूरत नहीं है कि हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मानेंगे ही मानेंगे, ठीक ना। और इस प्रिपरेशन को भी इंडिया में कुछ लोग जो होंगे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ऑलमोस्ट लोग जो होगा इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे बुक में या हमारे तरीके से जब हमसे पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए कि कितने पीरियड है, तो आप आंसर करोगे मिनिमम 3, दैट आर एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। ऑलराइट, नोट कर चुके सभी? क्या जल्दी लिखें आप। ओके, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आपको समझते हैं, देखो जरा ब्रिटिशर्स दिखाते कैसे थे। ये इमेजेस जो होंगे ना, इसको इमेजेस को समझना है, ब्रिटिशर्स इंडिया को दिखाते कैसे थे, जो जेम्स मिल ने दिखाया उस पिक्चर को दिखाएं। इसमें अगर तुम देखने का ट्राई करोगे ना, कंसंट्रेट कीजिएगा, तो लगेगा कि एक पंडित है, एक पुजारी जो है वो क्या कर रहा है कि वो वेद जो हमारे बहुत ही पूजा करने वाले जो होंगे, ठीक है, जिसे हम बहुत पूजनीय मानते हैं, जिसकी हम बहुत अधिक पूजा करते हैं, वो वेद को किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? तो ये एक ब्रिटिश गॉडेस है, ठीक ना, ब्रिटानिया इसको बोलते हैं, ब्रिटानिया बिस्कुट में ब्रिटानिया है ये, ठीक, इन्हें बिस्कुट के नाम से याद कर सकते हो, ब्रिटानिया। तो उसे ये ऑफर कर रहे हैं क्या? तो अपने पूरे के पूरे वेद, आदित्य वेद, ठीक, पूरे वेद जो होंगे वो उसे ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्हें लगता है कि ये जो ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया अगर हमारी कंट्री में आ चुकी है तो यही हमारे कंट्री को और अधिक प्रमोट कर सकती है, ये हमारे कंट्री को और प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा सकती है, एक कंट्री में कुछ जो होगा, कुछ साइंटिफिक वैल्यू जो होगा उसको क्रिएट कर सकती है, ठीक ना। तो इसीलिए इस पिक्चर में दिखाया गया है क्या? तो एक पंडित को दिखाया गया जो कि अपने सारे के सारे बुक्स होगा उसको ऑफर कर रहा है, किसको? टू द ब्रिटिश। ऑलराइट, यस आदित्य कुमार। पूरा पीसीबी का थोड़ा सा छूट गया है। अब आप उसे
क्लास में जो फिर आपको वीडियो जाएगा उससे आप नोट आउट करना, ठीक ना। यस स्लाइड एक बार अगर मूव करें तो फिर पीछे नहीं जाएंगे। हाँ ये बिल्कुल फॉल्स है। ये एक दिखाने का तरीका होता है, जैसे हिस्टोरियंस क्या होते हैं ना कि जहां पे जैसे रहेंगे वैसे अपने हिस्ट्री को लिखना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो ये गलत हिस्ट्री है। जिस तरीके से इंडिया को जो होगा वो थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखाने का ट्राई किया गया है। यहां से बताने का ट्राई किया है कि इंडिया जो होगा एक प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं था। मूव कर रहे हैं आगे हम लोग। देखिए आगे, अब देखो ये वही पिक्चर जो होगा, फिर से थोड़ा क्लियर पिक्चर होगा कि जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो हैं, जो आपके राजा महाराजा हैं, वो अपनी सारी की सारी संपत्ति, अपना पूरा पैसा किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं फिर उसी ब्रिटानिया को। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए, आप मेरे से सारे पैसे ले लीजिए, सारा धन ले लीजिए और अब कंट्री को आप रूल करो, मेरे से कंट्री रूल होने वाला नहीं है, ऐसा वो शो कर रहा है, ठीक ना। तो ये तरीका था हिस्ट्री को दिखाने का। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने हिस्ट्री में अपने कंट्री को जो होगा वो प्रोग्रेसिव बताते थे और हमारे कंट्री को बताते थे, यानी कि इंडिया को बताते थे कि इंडिया जो होगा एक अनसिविलाइज्ड कंट्री, ठीक ना। एक तीसरा फिगर आपके सामने है, ये प्रचार है, ये एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन टी का। जैसे आज आप देखते होंगे तो लिप्टन टी एक चलता था, ब्रिटिश कंपनी थी, उसका चाय का ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक ना। लास्ट टाइम हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे लास्ट क्लासेस में कि क्या इंडियन लोगों ने एक दिन में चाय पीना शुरू कर दिया, ठीक, क्या उसके लिए कोई डेट हम लोग डिसाइड कर सकते थे, तो उसका आंसर आया था नहीं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव जो थी एक्टिविटी थी। इसमें क्या हुआ, कई सारे लोग जो थे, बहुत सारा टाइम लगा, प्रमोट किया गया, लोगों को आदत लगाई गई कि अब आप टी पीना शुरू करें, और ऐसे में लोगों को आदत लगी और फिर लोग जो थे वो टी पीना शुरू किए, टी की तरफ वो बढ़ना शुरू किया, ठीक ना। तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि अगर आप लिप्टन टी पीते हो देन यू विल बिहेव लाइक अ ब्रिटिश, योर एटीट्यूड विल बिकम लाइक अ ब्रिटिश, ठीक है। ये हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ये जो तीनों फिगर आपके सामने आए हैं, सब तीनों की तीनों दे ऑल बिलोंग टू मॉडर्न पीरियड, ओके। ये तीन फिगर थे आपको समझाने के लिए। अब आगे समझते हैं, आगे हमको जानना है कि व्हाट इज कॉलोनियल। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल ड्राइंग नहीं बनाना है किसी को भी, सिर्फ नोट करना है, ड्राइंग नहीं बनाना है। कोई डाउट नहीं है? सबसे फर्स्ट पर्सन जिसने प्रियोडाइजेशन करना शुरू किया, फर्स्ट पर्सन जिसने प्रियोडाइजेशन करना शुरू किया वो पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन जिसने प्रियोडाइजेशन करना शुरू किया वो पर्सन कौन है? जेम्स मिल, ओके, ऑलराइट। किस ईयर में किया गया ये? बहुत अच्छा, पूर्णिमा का सबसे पहला आंसर आया, पायल ने 1817 कहा है, ठीक। क्या वो प्रेडिक्शन सही था? इट वाज करेक्ट और रॉन्ग? क्या वो वे ऑफ प्रेडिक्शन जो था वो सही था या गलत था? रॉन्ग था, ठीक। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्युनल भावना, कॉम्युनल आंसर करेंगे क्या कि क्योंकि उसने कॉम्युनल फीलिंग जो थी उस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू किया था, ओके, क्लियर है, ठीक। फिर अभी जो होगा कितने पीरियड है, टोटल कितने पीरियड है? टोटल कितने पीरियड है? सत्यम ने कहा 4, चलो टोटल पीरियड है 4, याद आपको रखना है 3, ठीक, ठीक है। तो टोटल पीरियड है 4, चारों लिख सकते हो, एक और मतलब 3 पीरियड और एक बढ़ चुका है, दैट इज कंटेम्पररी पीरियड। बहुत अच्छे, सभी कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज कॉलोनियल, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, इसमें आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। देखो हुआ क्या कि हम लोग जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे हम लोग को मालूम चलेगा क्या कि हम लोग देखें कि ब्रिटेन कैसे कैसे हमारी कंट्री में आया, आने के बाद उसने कंट्री को सब्जुगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने लोकल राजा जो थे, नवाब थे, उन्हें हटा दिया और फिर क्या होगा, उनका एरिया जीत लिया,
और उसको अपने कंट्रोल कर लिया, उन्हें बना दिया कि आप कुछ नहीं हो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। उसने हमारे कंट्री के इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, पूरा का पूरा पैसा जो होगा वो लेकर अपने पास जाना शुरू कर दिए, टैक्सेस लेना शुरू कर दिए, ठीक, एक्सेस टैक्स लेंगे, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उसका जमीन छीन लेंगे, ठीक है, उसे ब्रूटलिटी के साथ उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसे पनिशमेंट देंगे, ठीक ना। तो ये सभी करना शुरू कर देंगे। वो जो होंगे उनको अगर कोई सामान लेना होगा तो वो अपने टाइम पे अपना जो सब, जब उन्हें सामान लेना होगा तो उसके लिए कम प्राइस पे करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री से अगर उनको क्रॉप्स खरीदना होगा तो उसके लिए कम पैसे देंगे, लेकिन वहीं पे अपने कंट्री से अगर वो उसी का कुछ प्रोडक्ट बना के लाते हैं, बिस्किट बना के लाते हैं, तो उसके लिए वो अधिक चार्ज करेंगे। तो हमारी कंट्री से हमसे जब खरीदना होगा तो वो कम पैसे में पे करेंगे, और बाकी जब खुद बेचना होगा, खुद हमें सेल करना होगा तो उसमें वो अधिक पैसे पे करना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो वो कई तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसी तरीके से ब्रिटिश पूरा का पूरा इंडिया को एक्सप्लॉइट ही कर रही थी, बर्बाद ही कर रही थी, ठीक ना। और हम ये भी पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश इंडिया में आई तो कुछ अच्छे काम भी किए हुए हैं, और उसने कैसे हमारे कंट्री के अंदर जो होगा वो कस्टम जो थे, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो हमारी कंट्री के वैल्यूज होते हैं, उस वैल्यूज को चेंज करना शुरू कर। लेकिन ये जो भी कर रही थी ये हमारी मर्जी से नहीं कर रही थी, ठीक ना। ये हम पे बाई फोर्स वो कर रही थी, बाई फोर्सली कर रही थी वो, ठीक, हमको प्रेशराइज कर रही थी, हमको पनिश कर रही थी। तो ऐसा जो सिस्टम होता है जिस सिस्टम में आप कंट्री किसी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दो बिना उनकी मर्जी के, आप कंट्री पे रूल करना शुरू कर दो, आप किसी पर्सन पे रूल करना शुरू कर दो, किसी एरिया पे रूल करना शुरू कर दो, पर्सन पे नहीं, एरिया पे, कंट्री पे अगर आप रूल शुरू करते हो तो इसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, ठीक है। इसलिए इस पीरियड को जो आपका मॉडर्न पीरियड होगा इट बिगिन विथ कॉलोनाइजेशन, नहीं डिक्टेटरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटेन का गवर्नमेंट हमारे ऊपर आकर रूल करना शुरू कर दिया। रूल का मतलब राज करना। जैसे हम कहें कि क्या नाम है आपका, कौशिक नाम है, कि आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगा, तो मैं आपके ऊपर रूल करने लगा, आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, जब मैं चाहूंगा तभी आप घर से बाहर निकलोगे, जब मैं चाहूंगा तब आप सोओगे, जब मैं चाहूंगा तब आप खाना खाओगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो मैं आपके ऊपर रूल कर रहा हूं, ओके ओके। अब देखते हैं, तो कॉलोनाइजेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि हम इस हिस्ट्री के बारे में जानते कैसे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी आदमी जो होगा वो जिंदा तो था नहीं उस समय, हम में से बहुतों का जन्म नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों का जन्म हो गया होगा आप में से शायद, ठीक है। 1817 1818 में कुछ लोगों का तो जन्म हुआ ही होगा आप में से, हुआ है ना। कुछ लोगों ने ब्रिटिशर को देखा है कि नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। कोई ऐसा जो कि ब्रिटिश पीरियड से हमारे पास हमारे बीच में प्रेजेंट हो, एनीवन? ओहो, प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओहो, सब नो ही कर रहे हैं, फिल्मों में देखे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, फिल्मों में देखे हैं, एक्चुअल में कोई नहीं देखे। वेरी गुड, एक आंसर आ गया कि फिल्मों में देखे हैं, ठीक ना। देखो होता क्या है कि उस टाइम पे आप में से कोई था नहीं, ना हम थे ना कोई और था, फिर भी हम लोग बहुत अधिक जानते हैं ना कि ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करता था, सभी जानते हो ना कि ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कर रहा था, ठीक ना। ब्रिटेन ये एरिया जीत गया, ये हम लोग जानेंगे आगे, अगर नहीं जानते होगे तो हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे, सुनेंगे। तो ये हम लोग जानते कैसे हैं, तो इसको जानने के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं सोर्सेस, सोर्सेस जिसको हम बोलेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब क्लास 7 में आपने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री, जैसे आपने पढ़ा होगा बुक्स को, ठीक ना। अमीर खुसरे कोई बुक लिखते हैं, ठीक, उस समय क्या होता है उसमें जो होगा बहुत सारे लोग जो थे वो पत्थरों पे नक्काशी कर दिया करते थे, इनग्रेवर्स इसको हम बोले थे, तो वहां पे लोग पढ़ के जानते थे। तो यहाँ पे भी मॉडर्न पीरियड भी जानना होगा तो जानते हैं। सोर्स मतलब स्रोत, स्रोत कहाँ से मिला, हाँ स्रोत, सही है स्रोत, ठीक है। तो हम लोग जानते कैसे हैं, तो जानने के लिए सबसे पहला हमारे पास है ऑफिशियल रिकॉर्ड। सबसे फर्स्ट चीज जिसे हम जानते हैं दैट वन इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, तो ब्रिटेन को कुछ भी करना होता था ना अपने कंट्री के अंदर, तो वो उसी समय से उसको रिटर्न लिखती थी वो, ब्रिटेन लिखते थे उसको, और ब्रिटेन लिखकर सबको बताएंगे, सभी को नोटिफाई करेंगे कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कौन सा रूल पास होगा कौन सा रूल पास नहीं होगा, ये भी कहां से, तो ये ब्रिटेन लिख कर देंगे, ठीक।
और इसके साथ साथ वो कंट्री के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और गैदर करने वाला इंफॉर्मेशन जो होगा उसको भी राइट डाउन करेंगे, उसको भी लिखेंगे, ठीक ना। तो ये सभी की सभी चीजें जो थी, ये ब्रिटेन को मालूम कहाँ चला, ये ब्रिटेन जो भी लिखता था वो लिखने के बाद अपने पास रखता था, और फिर आज हमको मिला। तो आज हमको जो मिला तो हम इसे पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि हाँ ब्रिटेन रूल कैसे कर रहा होगा। जो भी उसने लिखा आज हमको मिला तो हमको उससे पता है, हम उसे पढ़े और हम मालूम चला कि आखिर ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कैसे करता था। तो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इसी को हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत अधिक जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में बाय द मीन्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, इसे नोट डाउन करना है, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर ले आप इसे। प्राइमरी सेकेंडरी रिसोर्सेज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हाँ इसे नोट करना है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस क्लास में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए कुछ आर्चिव्स बनाए थे। आर्चिव का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे वो हिस्टोरिकल सामान जो होगा उसको जमा कर सके, जैसे म्यूजियम तुम लोग देखते होगे ना, तो वैसे ही क्या होता है कि म्यूजियम होता है जहाँ सामान रखा जाता है, और आर्चिव्स होते हैं जहाँ पे डाटा रखा जाता है, ठीक ना। तो वैसा उन्होंने बनाना शुरू किया था, और उसमें उन्होंने जमा करके रखा था कि इंडियन हिस्ट्री में या फिर हम कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे वर्क नहीं करते हैं, ठीक। तो वो जो सेटअप किया गया, जो सेटअप किया गया इंस्टीट्यूशंस, उसी को हम बोलते हैं आर्चिव्स। हाँ अभी बहुत सारे पॉइंट है, आप समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, अभी बहुत पॉइंट है। हाँ अभिराज, आर्चिव्स अभी भी हैं प्रेजेंट, आर्चिव्स अभी भी हैं। सभी लिख चुके हैं? ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहला जो था, पहला हमारा जो सोर्स है, दैट सोर्स आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है ना। डिटेलिंग करना होगा तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आप ये लिखेंगे। दूसरा होता है सर्वे। अब सर्वे क्या होता है? ओके शुभम, डू इट फास्ट। तब तक जो लिख चुके हैं वो नेक्स्ट पॉइंट पे नोट डाउन करना शुरू कर दो। ओके समझिए सर्वेस क्या होते हैं। तो तुम लोग देखते होगे ना, अभी आपके यहाँ पे कभी कभी जो होगा सेंसस का, सेंसस जनसंख्या, आप लोग भी देखते होंगे, इतनी तो समझ आ चुकी है। जब कभी लोग आते हैं, अभी इस साल आएंगे भी, इस साल आएंगे और आपसे पूछेंगे, आपके घर पे आकर पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं, ठीक है। या इंडिया का मैप देखते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक बिहार है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा यूपी है, यहाँ से यहाँ तक दिल्ली है, ऐसा देखते हो, ठीक है। अपने मम्मी पापा से पूछना है आज, पक्का आप सभी पूछोगे कि उनके पास क्या मैप है कि उनका जमीन कहाँ से कहाँ तक है, जो आपका घर बना हुआ है क्या घर का मैप उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ बिल्कुल उनके पास ये मैप अवेलेबल है। तो ब्रिटेन क्या करती थी कि वो सर्वे कराती थी, ब्रिटेन सर्वे कराती थी, सर्वे कराना ब्रिटेन से ही शुरू हुआ, और वो मैप बनवाती थी, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक एरिया किसके अंडर आता है, कहाँ से कहाँ तक एरिया पे मुझे रूल करना है। उसके बाद वो सर्वे कराती कि किस जगह पे किस चीज की हम खेती कर सकते हैं, तो सॉइल क्वालिटी इसको भी सर्वे कराती थी, ठीक है। साथ ही साथ वो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ठीक, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन बिल्कुल ग्रैंडफादर के पास होंगे अभी सभी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक ना। तो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन
इसके बारे में भी सर्वे कराएंगे, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है। रेवेन्यू सर्विस कराएंगे, किससे कितना टैक्स लेना है, किससे कितना टैक्स नहीं लेना है। और सेंसस ऑपरेशंस यानी कि जनगणना करवाएंगे। तो ये सारे सर्वेस करवाते थे ब्रिटेन, और अपने टाइम पे उन सर्वेस को जमा करके रखते थे, बचा कर रखते थे। और फिर हमें मिला तो हमें मालूम चला कि उस समय हमारा लैंड की मैपिंग कैसी थी, सॉइल क्वालिटी कैसा था, वेजिटेशन कैसा था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिकॉर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज। देखो हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, इसको हम लोग EEIC बोल रहे हैं बार बार। हमारे कंट्री में बहुत सारे कंपनीज आए थे, जैसे कि यहाँ पे नाम सुना होगा, पुर्तगाल की कंपनी थी पोर्टुगीज, ओके, पोर्टुगीज। उसके बाद फ्रांस की कंपनी आई थी जिसको हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे। फिर जो यहाँ पे टिक गई, जो यहाँ पे रुक गई, दैट वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। तो वो हमारे कंट्री में आए तो वो बताते हैं, और वो अपने डाटा में, अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं। और अपने रिकॉर्ड में जब लिखते हैं तो हमें मालूम, हमें मिलता है, तो हम उसे पढ़ते हैं क्या, हम उसे क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे थी। वो दोनों चीज के बारे में लिखते हैं कि इकोनॉमिकल यानी कि यहाँ के लोग कैसे अर्न करते थे, क्या कमाते थे, क्या काम करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी लिखते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कौन रूलर किस तरीके से वर्क कर रहा था, ठीक ना। तो रिकॉर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज भी हमें काफी कुछ डाटा प्रोवाइड करती हैं। ठीक, समझ चुके आप लोग। हमें हिस्ट्री इन्हीं सभी चीजों से, अभी और कुछ पॉइंट आने वाले हैं, हमें हिस्ट्री इन्हीं सब चीजों से मालूम चलती है, इन्हीं सब डाटा से मालूम चलती हैं, दैट आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेज एंड रिकॉर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज। इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, नोट कर चुके सभी। सिर्फ एक डन आया है। आदित्य, आप काफी स्लो हो नोट करने में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे। देखिए, इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हमको मिलती है जिससे हमको अपनी कंट्री के बारे में मालूम चलता है, दैट इज इंडिजीनियस लिटरेचर एंड मिसलेनियस वर्क। इंडिजीनियस लिटरेचर एंड मिसलेनियस वर्क यानी कुछ और बातें जिससे हमें अपनी कंट्री के बारे में मालूम चलता है, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है कोई खास आदमी जो होगा वो लिखे, कोई खास पर्सन लिखे, ठीक है। तो वो क्या क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी मतलब होता है जिस समय, जैसे अगर हम अपने बारे में अपने टाइम पे लिखे तो उसको हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। तो बायोग्राफी का मतलब किसी का जीवन वृत्तांत, किसी के जीवन के बारे में लिखा जाए, या ऑटोबायोग्राफी, हम अगर खुद के बारे में लिखे तो ऑटोबायोग्राफी होगा, किसी और के बारे में लिखे तो दैट वन इज नोन एज बायोग्राफी, ठीक है। किसी और के बारे में लिखा जाए तो बायोग्राफी,
खुद के बारे में लिखा जाए, खुद के जीवन वृत्तांत को लिखा जाए, खुद के अपने लाइफ की स्टोरी को लिखा जाए, दैट वन इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। ठीक ना? तो कुछ ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज हमें मिलते हैं जिसके राइटर हैं दादा भाई नारोजी। उनके बायोग्राफीज को हम जो पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक, नाम सुने सभी आप इनका, बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी बायोग्राफीज एग्जाम्पल है आपके। ठीक है, इनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, इनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर लोग रूल किया करते थे। ठीक, कौन लोग? ब्रिटिशर। ब्रिटिश टाइम पे कैसे हमारे पास। इसके साथ साथ कुछ नाम आपको याद रखने हैं कि हमारे कंट्री में कुछ न्यूज़पेपर चला करते थे। ठीक ना? तो देखो सबसे पहला यहाँ पे आपका नाम दिखा राफ्ता कोफ्ता, ये न्यूज़पेपर का नाम। दूसरा न्यूज़पेपर है पैट्रियोट, अमृत बाजार पत्रिका है ये, अमृत बाजार पत्रिका, जे इसमें से मिसिंग है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, दैट इज अमृत बाजार पत्रिका। इसके साथ साथ इंडियन मिरर एंड केसरी। ठीक, इंडियन मिरर एंड केसरी, ये कुछ इंग्लिश में लिखे गए, इंग्लिश में और वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि आपकी मातृभाषा, जहां पे जो भाषा बोली जाती है, जिसको अलाउ नहीं किया है कंट्री के अंदर सब कुछ बोल सके। ठीक है, ऐसे भोजपुरी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है। ठीक ना? तो इन भाषाओं में छपे हुए कुछ पेपर जो होंगे, ये पेपर भी हमें बताते हैं कि इंडिया में कैसे रूल करते थे लोग। इसके साथ साथ जैसे आप अगर कहीं जाते हो कहीं घूमने, तो उसके बारे में कहीं लिख सकते हो, डायरी में लिख सकते हो कि हम यहाँ गए थे, मैंने ये देखा। ठीक, तो वैसे पर्सन जो कि कंट्री में घूमने के लिए आए, ट्रेवलर्स, यात्रा करने के उद्देश्य आए, और पिलग्रिम्स, कुछ लोग वैसे भी आते हैं जो हमारे कंट्री में पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री, जो कि पूजा पाठ करने के लिए उसके मोटो से घूमना शुरू करते हैं। ठीक ना? तो उन्होंने जो डायरीज लिखी है, उन्होंने जो रिकॉर्ड लिखा है, वो भी हमें काफी कुछ बताते हैं अबाउट आवर कंट्री। ओके, तो ये सभी के सभी हमारे पास प्रूफ है जो कि हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो सभी आप? इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं था जिसमें हमको ज्यादा टाइम देना पड़े। डन? सभी नोट कर चुके इसे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो डेफिनेशन, कुछ वर्ड्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, अब उसको हम लोग क्लियर करते हैं। आप लोग का ये जो पार्ट था, ये पार्ट खत्म हो चुका है। अब हमें बस समझना है कुछ वर्ड जो आए थे। जैसे एक वर्ड आया था आर्शिप्स। ठीक ना? तो आर्शिप्स होता क्या है? ठीक, आर्शिप्स क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। सभी नोट करना है आप लोग को, सभी कुछ आपको नोट डाउन कर रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी कंट्री में सबसे पहला आर्शिव जो था वो IRD, जिसको कहा गया इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, ये 11 मार्च 1891 को कोलकाता में बना था। कलकत्ता, जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में कोलकाता है। ओके, यस अनुपम, अनुपम सर आपका आवाज नहीं आया था, इससे पहले वाला लाइन थोड़ा फिर से समझा दीजिए ना। ये आर्शिव वाला? नो सर, थोड़ा इससे पहले वाला जो लास्ट वाला लाइन था वो, इसके मतलब इससे पहले वाला पेज का लास्ट वाला लाइन। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आप थोड़ा वेट करें ना, मैं आपको उसको समझा दूंगा। ओके सर, ओके। आदित्य, आदित्य सर द प्लेस के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पे? सर WHE है। कौन से लाइन की बात कर रहे हैं आप? सर फर्स्ट लाइन, द प्लेस The वेयर। place- अच्छा, ये मिसिंग है। द प्लेस वेयर, आप इसे सही कर ले। द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। ओके,
वॉइस मेरा नहीं कट रहा है क्योंकि मैं खुद उस वॉइस को सुन रहा हूँ। नयन, ये फर्स्ट लाइन है, द प्लेस वेयर। सर वहाँ पे नेशनल आर्चिव्स होगा ना? हाँ, आर्चिव्स, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अचीव्स हो चुका है, उसे आर्चिव्स कर दिया, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। ओके, हो चुका। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया था कॉमनल, ठीक ना? तो कॉमनल में होता क्या है, तो किसी खास कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स बोला जाए। कम्युनिटी के बीच में हो सकता है कि आपके यहाँ पे हो सकता है कि सुनते हो राजपूत होते हैं और कुछ लोग बोला जाता है कुछ SC श्रेणी के लोग होते हैं, उनके बीच में कॉमनल राइट करवा दिया जाए, जनरल SC के बीच में, या फिर हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर राइट करा दिया जाए, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग होते हैं कॉमनल। ओके सर थोड़ा सा बैक कर दीजिए सर, एकदम थोड़ा सा बचा सर, पीछे वाला सर। ओके आगे कॉमनल नोट डाउन करें आप लोग। कॉमनल, मैसेज आने लगे हैं डन के, जल्दी आप नोट डाउन कीजिए, मैं तुरंत स्लाइड को आगे मूव करूंगा। डन। अगला है कंटेम्पररी, ये भी वर्ड आया था। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हम अपनी कहानी लिखें अभी के टाइम पे, तो अभी के लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग कंटेम्पररी बोलते हैं, ठीक ना? ये कंटेम्पररी इंडिया भी है, तो तात्कालिक, इसे हम लोग कंटेम्पररी बोलते हैं। ये हम लोग का पार्ट पूरा हम लोग इसको खत्म कर चुके, और अब हम लोग इसके जो टॉप वर्ड्स हैं उस टॉप वर्ड्स पे जा रहे हैं। आई थिंक सबको इसमें सबको लिख चुके होंगे उसको। ओके नेक्स्ट, अगला वर्ड आता है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन मतलब कि किसी भी सामान को या किसी पर्सन को जबरदस्ती अपने अंडर कंट्रोल ले लेना। ठीक, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती रूल करना शुरू कर दे, आपके सामान को कोई जबरदस्ती छीन ले, तो उसको हम बोलते हैं सब्जुगेशन, ठीक ना? और लोकल एरिया में बोली जाने वाली भाषा को हम बोलते हैं वर्नाकुलर। लोकल एरिया में बोली जाने वाली भाषा को हम बोलते हैं वर्नाकुलर। नोट कर चुके सभी? ये लास्ट टॉपिक था जो हमें नोट करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब आपकी बारी, आपको बताना है कि आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा क्या। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू पीरियडाइज हिस्ट्री वाज मेड बाय हुम। किसको इसका आंसर पता है इसका? ठीक ना? द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू पीरियडाइज हिस्ट्री वाज मेड बाय हुम। पूर्णिमा ने सबसे पहले आंसर किया। नेक्स्ट नयन, सेकंड नंबर पे नयन आए, थर्ड अनय, फोर्थ पायल, फिफ्थ अभिराज। बस डन।
डन। फर्स्ट 5 के ही नाम हम बोलने वाले हैं, ठीक ना? फर्स्ट 5 के ही नाम हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट 5 नेम्स जो है वो हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। नेम शो नहीं हो रहे उन्हें, लेकिन मैंने उसमें उन्हें बोला था, ठीक है, मैंने नाम बता दिया था। आंसर था इसका, आंसर क्या होगा? आंसर है ये, दैट इज जेम्स मिल। ओके ओके, मैं वैसे ही नाम बताते जाऊंगा, ठीक ना? अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द डैश पीरियड। किसके पीरियड में वो आते हैं? यूरोपियन ट्रेडिंग कंट्री जो थे वो किसके टाइम पे, किसके पीरियड पे, कौन रूलर वहां पे रूल कर रहे होते हैं, ये बताना है। नहीं, ब्रिटिश पीरियड नहीं है, 1870 नहीं है, मेडिएवल पीरियड नहीं है, बिल्कुल नहीं, एंशिएंट पीरियड नहीं है। अरे किसके पीरियड में पूछ रहे हैं? रूलर्स का एक संख्या जैसे कि होता है कि जैसे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, चलो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सुन लो जरा। फर्स्ट ऑप्शन है चोला पीरियड, चोल के राजा जो थे वो थे। सेकेंड पीरियड है, सेकेंड जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज मुगल पीरियड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो होगा आपके लिए, थर्ड ऑप्शन आपको जो चूज करना है, दैट इज गुप्त पीरियड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? इन्हीं तीनों में से आपको बताना है, ठीक। किसी ने कहा चोल पीरियड, एक मिनट प्लीज स्टॉप। ऑप्शन ए सबने कहा, कुछ ऑप्शन ए कह रहे हैं, ठीक, ओके। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, द आंसर इज मुगल पीरियड। जिसने मुगल पीरियड कहा था वो सही था, जिसने मुगल पीरियड कहा था वो सही था। ऑलराइट, जो भी बताए थे, मैं नेम अभी भी मैं सबकी बता नहीं पाया, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। तो ये थे आपके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर इंडिया? कौन सी यूरोपियन कंट्री जो थी, या किस कंट्री की? एक ने कहा, सत्यम ने कहा, सत्यम वेरी गुड, अनय, रेहान, अनुपमा, आदित्य, नयन, पायल, प्रिया, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। ये था इंग्लिश, EEIC। मजा आ रहा है? एंजॉय करें सभी आप। ये सब पढ़ा है ना आपने? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया कहाँ पे है? प्लीज बताइए आप लोग, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया कहाँ पे? गुजरात किसने कहा? सत्यम ने कहा, नयन ने कहा दिल्ली, पाला नयन ने कहा दिल्ली, किसने कोलकाता भी कहा है, अनय कोलकाता कह रहे हैं, पीयूष कोलकाता, आयुष कोलकाता, उज्जवल सागर दिल्ली बोल रहे हैं, अनुपम जो होंगी कोलकाता बता रहे हैं, अनुष्का दिल्ली बोल रही है, ठीक है, सिद्धि कोलकाता। अरे तो मिक्स रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए, कोई कोलकाता कोई दिल्ली, कोलकाता दिल्ली में आप लोग बहुत अधिक कर रहे हो। अब फिर से एक बार सोच समझ के बताइए, आप मुझे फिर से एक बार फिर से रिकैप कीजिए, फिर से आप उसको समझिए, और आपको फिर मैं एक बार टाइम दे रहा हूं कि नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है? अब सब कुछ दिल्ली बोल रहे हैं, अब सबके आंसर सारे दिल्ली, क्यों कोलकाता में नहीं है? तो एक बार मुझे बता दो, कोलकाता में क्या था? कलकत्ता में क्या था? कलकत्ता में आर्यन सिंह, आपके आंसर सारे होंगे, कलकत्ता में IIT था, वेरी गुड, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। पहले कलकत्ता था, अब वो कोलकाता हो गया। हाँ, फर्स्ट आर्चिव सेंटर जो था दैट वाज इन कलकत्ता, लेकिन आफ्टर शिफ्टिंग आवर कैपिटल जो हमारा शिफ्ट हुआ 1911 में,
तो वो भी शिफ्ट हो गया दिल्ली में, और दिल्ली में उसको फिर रिनेम कर दिया गया और अब उसको हम नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, आप बताइए राष्ट्रगुप्तार, आपने ये नाम सुना होगा, ये राष्ट्रगुप्तार किस चीज का एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राष्ट्रगुप्तार किस चीज का एग्जाम्पल? फाइल प्रिया न्यूज़पेपर, पूर्णिमा न्यूज़पेपर। ओके, और देखते हैं, यही दो आंसर आए अभी। नैतिक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर, अनय न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, पीयूष भी न्यूज़पेपर, आदित्य वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, उज्जवल सागर न्यूज़पेपर, अभिराज न्यूज़पेपर, सत्यम गुजराती पेपर। अरे हाँ बिल्कुल सही है, इट वाज अ न्यूज़पेपर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ऑल डन, सब कुछ कर चुके। अब यहाँ पे है आपका होमवर्क, ठीक ना? अब ये आपका होमवर्क है आपके सामने। ठीक, होमवर्क जरा आपको देख लेंगे, होमवर्क में क्या करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड जेम्स मिल प्रोड्यूस इंडियन हिस्ट्री? सभी को पता है। दूसरा, व्हाट इज द एक्सेप्टेड ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाउ? क्या हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये भी आप लोग समझ चुके हो, जानते हो। आज ही डिस्कस हुआ है ये सभी टॉपिक, ठीक ना? सभी डिस्कस हुआ है ना? उसके बाद ब्रिटिश इंडिया जो थी, ब्रिटिश कंट्री जो थी, वो इंडिया में डिटेल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों बनाती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ न्यूज़पेपर बताने हैं जो किस पीरियड में चल रहे थे। पांचवा क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, हाउ डिड दे हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मॉडर्न पीरियड? ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या थे और उन्होंने कैसे हेल्प किया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है वन वर्ड में, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है, इट मे बी लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, वन वर्ड में नहीं है, ठीक ना? तो ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसे हेल्प करते हैं इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसे बनाने में, उसे बढ़ाने में। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज जेम्स मिल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल? जो भी था जेम्स मिल ने जिस तरीके से, ये प्रोडक्शन ही होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाई इज जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री? आपको एक लिंक मिला होगा, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोऑर्डिनेटर से, शिवम सर से, रोहित सर से, राकेश सर से आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसी लिंक के थ्रू आपको ये सबमिट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर, ठीक ना? लास्ट क्वेश्चन को आप एडिट कर लीजिएगा, व्हाई इज जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल? ऑलराइट, सभी को समझ में आ चुका होगा आज का पार्ट, ठीक ना? और बिल्कुल कोई भी बुक की आपकी जरूरत नहीं है, आप जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे पढ़े, और उसके बाद फिर आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक प्रेजेंट है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे रत्ना सागर हो, चाहे गोयल पब्लिकेशन हो, जो भी पब्लिकेशन होगा उसको आप थ्रू आउट रीडिंग कीजिए, ठीक ना? और मुझे आई थिंक कि आप उसमें से 99% क्वेश्चन जो होंगे आप कर पाओगे, वट एवर यू हैव। आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके पास बुक है, आप उसे आप पढ़ें, और आपको जो पढ़ाया गया है आप उससे आप आंसर कर पाओगे, ठीक ना? यहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग बुक में, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जो होगा स्टेटमेंट दिया गया, ठीक ना? तो आप पढ़ते जाइए और फिर अपने बुक का आंसर कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग बिगिन करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है? आप जब अपलोड कर लो, आपको टाइम पीरियड जो होगा वो मंडे के पहले आपको अपलोड कर देना है, मंडे के पहले आप होमवर्क अपलोड कर देंगे, ठीक है? और जो अपलोड करेंगे ट्राई किया जाएगा कि उनकी कॉपी चेक तो सबकी कॉपी की जाएगी, लेकिन जो अपलोड करेंगे वही नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट क्लास में अटेंड रहेंगे, ठीक ना? अगर आप अपना होमवर्क अपलोड नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको अटेंड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऑलराइट, सभी को समझ चुके? आज क्लास समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्लास आपको रूटीन मिल जाएगा। क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? सबको समझ में आ चुका? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यस, यू ऑल कैन लीव। और अब जो होगा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, जब भी आपको जो भी रूटीन शेयर किया जाएगा, संडे इवनिंग को आपको रूटीन मिल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस लेंगे। ऑलराइट।